नमस्कार दोस्तों, यशकांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से भगत सिंह की कहानी पढ़ेंगे। ये भारत के एक महान देशभक्त थे। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो गांव बावली और ज़िला जो है लायलपुर पंजाब में हुआ था। अब ये जो जगह है ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत वाला पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान में है। आगे देखिए, इनका जो मृत्यु हुआ था वो लाहौर जेल पंजाब में हुआ था और वो भी अब पाकिस्तान में है। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आगे परिचय जो है इनका, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 27 या 28 सितंबर 1907 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 23 मार्च 1931 में हुई थी। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। अपने लाहौर में सैंडर्स की हत्या और जो है उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। ठीक है, उन्होंने जो है असेंबली में बम फेंककर भी जो है भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथी राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। और भगत सिंह को समाजवादी, वामपंथी और मार्क्सवादी विचारधारा में रुचि था। आगे देखिए क्या है, रुचि थी। जन्म और परिवेश के बारे में जानते हैं। भगत सिंह संधू का जन्म जो है ये 27 सितंबर 1907 को हुआ था और उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माताजी का नाम जो था वो विद्यावती कौर था। ठीक है, यह एक जट सिख परिवार था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की जो है स्थापना की थी। काकोरी कांड में रामविलास बिस्मिल सहित जो 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक जो है उद्विग्न हुए कि इतने अधिक दुखी हुए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर सन 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी J.P. सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल सन 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। आगे क्या हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताब पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा
कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर लिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बाद क्या हुआ कि लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध देखिए। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा ना गया। इस गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्टार्क को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर सन 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा पर चलते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से पूरी तरह प्रभावित थे। यही नहीं, वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। इसी कारण से उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद ना था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो, अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहे। इस दौरान वो लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उनके
उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। फांसी, देखिए फांसी कैसे हुई। तो 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 एफ तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर सन 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी ही करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। तो इस तरीके से जो है उनकी फांसी हो गई और जो है उनके कहानी का अंत हो गया। भारत का एक वीर पुरुष जो है शहीद हो गया।